सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, और आज हम पढ़ेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 के अंदर हुआ और मृत्यु 1931 के अंदर हुई। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यधिक सम्मानित और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। इस बात का आप विशेष ध्यान देना। अत्यंत सम्मानित और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, कुछ चंद्रशेखर आज़ाद के कथन भी हैं जो बड़े फेमस हैं और परीक्षा में पूछने लायक भी हैं। तो मैं आपको यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ कथन भी आपको बताऊंगा। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये कथन चंद्रशेखर आज़ाद का था। ये दूसरा कथन ध्यान दीजिए। देश पर जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ध्यान दीजिए, अर्थात ध्यान दीजिए, देश पर जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। इस तरह महान स्वतंत्रता सेनानी के प्रमुख कथन भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। आगे ध्यान दो, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, अब जन्म स्थान कहाँ पर है? भांवरा गांव। ध्यान दीजिए, भांवरा गांव। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भांवरा गांव, झाबुआ, एमपी के अंदर हुआ। एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। इस बात का आप विशेष ध्यान देना। भांवरा गांव, झाबुआ जिला और एमपी। ध्यान दीजिए दोस्तों, 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। चंद्रशेखर आज़ाद के पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था और चंद्रशेखर आज़ाद के माताजी का नाम जगरानी देवी था। तो इन दोनों के नाम आप विशेष याद रखना। चंद्रशेखर आज़ाद के पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ उपनाम भी हमें मिलते हैं। ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद। ध्यान दीजिए, आज़ाद उनका उपनाम है। और एक उपनाम और है, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर अर्थात इसको पारा भी कहा जाता है। यानी ये अपने मित्रों के अंदर क्विक सिल्वर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विद्यापीठ से ग्रहण की थी। कहाँ से की? संस्कृत विद्यापीठ से ग्रहण की थी। इसी समय एक भारत के अंदर प्रमुख घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान दीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई, अर्थात ये हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर। ध्यान दीजिए, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग आया हुआ है। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी स्कूल छोड़ दी थी। इसका भी आप ध्यान देना। स्कूल छोड़ने के बाद अर्थात विद्यालय छोड़ने के बाद ये कहाँ गए? गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंदर शामिल हो गए। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल छोड़ने के बाद कहाँ गए?
गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंदर शामिल हो गए। कुछ समय बाद अर्थात असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद एक मजिस्ट्रेट, पारसी मजिस्ट्रेट जिसका नाम था मिस्टर खेरगाट, क्या नाम है, मिस्टर खेरगाट, इनके सामने चंद्रशेखर आजाद को उपस्थित किया। तब मिस्टर खेरगाट ने चंद्रशेखर आजाद को परिचय पूछा कि आपका क्या परिचय है, नाम वगैरह पूछा। तब इनका प्रत्युत्तर चंद्रशेखर आजाद ने इस प्रकार दिया, मेरा नाम आजाद है। क्या दिया, मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने मिस्टर खेरगाट को अपना परिचय बताया। इस बात का भी आप ध्यान देना, मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। इसी दिन से चंद्रशेखर आजाद नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। फिर इस जवाब को सुनकर ये पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खेरगाट क्रोधित हुआ और चंद्रशेखर आजाद को 14 बेतों की सजा दी गई। कितने बेतों की, 14 बेतों की, अर्थात 14 कोड़ों की सजा दी गई। अब सिपाहियों को मिस्टर खेरगाट ने आदेश दे दिया कि चंद्रशेखर आजाद के 14 कोड़े लगा दो। एक कोड़ा ही चमड़ी को उधेड़ देता है। तो अब चंद्रशेखर आजाद को कितने कोड़ों की सजा दी गई, 14 कोड़ों की, अर्थात 14 बेतों की सजा दी गई। तो जैसे ही सिपाहियों ने चंद्रशेखर आजाद के कोड़े लगाने शुरू किए, तब चंद्रशेखर आजाद ने 2 प्रमुख नारे भी लगाए थे, भारत माता की जय। ध्यान दीजिए, भारत माता की जय और वंदे मातरम। इस तरह जैसे जैसे ये कोड़े लगाते गए और चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते गए, ऐसा सूरवीर था चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। इस बात का भी आप विशेष ध्यान दो। इसके कारण यानी चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी व्यक्तियों के कारण ही हम आज स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं दोस्तों। फिर दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर आजाद उस सजा को भुगतने के बाद एक संघ था, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ अर्थात HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका आप विशेष ध्यान देना। इस संघ के अंदर चंद्रशेखर आजाद शामिल हो गए थे। इस संघ का गठन किसने किया था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। इसका आप विशेष ध्यान देना। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया। और कब किया, 1924 में। और कहाँ किया, कानपुर के अंदर। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ अर्थात HRA का मुख्य उद्देश्य क्या था, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। इसका विशेष ध्यान देना। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना HRA का मुख्य उद्देश्य था। आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, इस संघ के द्वारा ही एक बहुचर्चित पर्चा जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी अर्थात इसको हिंदी में क्रांतिकारी भी बोला जाता है। तो ये एक पर्चा पूरे भारत देश के अंदर बांटा गया था, जिसके अंदर इस संघ की क्या थी, नीतियां थी। इसका आप विशेष ध्यान देना। HRA संघ में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने 2 ग्रंथों का अध्ययन किया जो महत्वपूर्ण है। इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। एक ग्रंथ का नाम है बंदी जीवन। क्या नाम है, बंदी जीवन, जो कि सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखित हैं। अर्थात जो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन
का भी अध्ययन किया था चंद्रशेखर आजाद ने। और दूसरा ग्रंथ है लेनिन की जीवनी। ध्यान दीजिए, लेनिन की जीवनी भी पढ़ी थी चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि हिंदी भाषा में थी। इसका भी आप ध्यान देना। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, एक घटना हुई थी काकोरी कांड। इसका विशेष इतिहास में महत्व है और ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी जाता है। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 स्थानों के नाम भी आप विशेष ध्यान रखना। सहारनपुर और इधर लखनऊ, इनके बीच एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। जो पैसेंजर एक ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अर्थात क्रांतिकारी ट्रेन के अंदर चढ़ गए थे और काकोरी नामक स्टेशन से ही कुछ क्रांतिकारी इसके अंदर चढ़ गए थे और इस स्टेशन से निकलते ही इन्होंने जंजीर को खींच लिया था, ट्रेन की जंजीर को खींच लिया और ट्रेन को रुकवा लिया और इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था क्योंकि इनको धन की अति आवश्यकता थी भारत को स्वतंत्र कराने में। इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। ट्रेन को लूटने के कारण अंग्रेजों ने 28 क्रांतिकारियों को मुख्य रूप से गिरफ्तार किया था, जिनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया था। ध्यान दीजिए, काकोरी षड्यंत्र केस के तहत 28 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और ध्यान दीजिए 17 लोगों को तो लंबी सजा दी गई। इसका भी विशेष ध्यान देना, 17 लोगों को लंबी सजा दी गई और 4 लोगों को फांसी दी गई। इसका आप विशेष ध्यान देना, 4 लोगों को फांसी दी गई और 4 को आजीवन कारावास दिया गया और 3 को बरी कर दिया अर्थात फ्री कर दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 लोगों को फांसी दी गई, इसका आप विशेष ध्यान देना। अब फांसी किसको दी गई? नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल, नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल और नंबर 2 अशफाक उल्ला खां। क्या नाम है? अशफाक उल्ला खां। और तीसरा रोशन सिंह और चौथा राजेंद्र लाहिड़ी। तो इन चारों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना, ये परीक्षाओं के अंदर कई बार प्रश्न पूछा गया है। इन चारों के नाम अर्थात काकोरी षड्यंत्र केस के तहत या काकोरी कांड में किन लोगों को फांसी की सजा दी गई, तो इन चारों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक व्यक्ति का विशेष नाम याद रखना, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ अर्थात HRA नामक संगठन की स्थापना की थी, अर्थात इनके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। तो इनको क्या किया? आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना करते हुए भी काकोरी कांड का मुख्य अभियुक्त अर्थात मुख्य दोषी जिसने ये योजना बनाई थी चंद्रशेखर आजाद ने। तो चंद्रशेखर आजाद तो ब्रिटिश सरकार के गिरफ्तार में नहीं आया, इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे यहाँ से। आगे जाकर चंद्रशेखर आजाद ने एक संगठन की स्थापना की थी HSRA। ध्यान दीजिए, HSRA के संस्थापक सदस्य के रूप में ध्यान दीजिए इनके मुख्य सदस्य थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ध्यान दीजिए इनकी पूरी फुल फॉर्म भी याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यानी ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था HRA के अंदर, ये एस शब्द जोड़ा, एस का अर्थ सोशलिस्ट। ध्यान दीजिए, तो सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ा गया, यानी इस संगठन को थोड़ा बड़ा रूप दिया गया। तो इनके संस्थापक सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद। इस संघ की स्थापना कब हुई? सितंबर 1928 को। ध्यान दीजिए, सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता है, वहां पर HSRA का गठन किया गया। अर्थात
HRA का पुनर्गठन किया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब HSRA संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को समाजवादी गणतंत्र बनाना। विशेष ध्यान दीजिए, भारत को समाजवादी गणतंत्र बनाना। अब आगे ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य सदस्य कौन कौन थे, इसका भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो इनका भी आप नाम विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। पहला मुख्य तो ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, फणींद्रनाथ घोष, कुंदन लाल, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, फणींद्रनाथ घोष, कुंदन लाल, ये प्रमुख सदस्य थे HSRA के। तो आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, सारडस हत्याकांड, आगे कौन सी घटना हुई? सारडस हत्याकांड, जो कि मैंने आपको पहले भी लाला लाजपत राय पढ़ाते समय पूरी विस्तार से बताई थी। एक बार मैं वापस इस घटना को दोहरा देता हूं। तो सारडस हत्याकांड कब हुआ था? 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को क्या हुआ था? ध्यान दीजिए, जब साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत में आया, तो साइमन कमीशन के अंदर सभी सदस्य अंग्रेज थे। कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इनका भारत में पुरजोर विरोध किया, अर्थात साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से इनका बहिष्कार किया। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। उसी समय ध्यान दीजिए, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था स्कॉट के आदेश पर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज करने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी कुछ समय बाद अर्थात 1 महीने बाद हो गई थी। तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए प्रमुख क्रांतिकारी संगठित हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। इन तीनों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान देना। इन तीनों ने योजना बनाई कि इस स्कॉट को मारना है, कैसे भी करके इस स्कॉट को मारना है, अर्थात इस स्कॉट का परमानेंट इलाज करना है। तो इन तीनों ने योजना बनाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। ध्यान दीजिए, और लाहौर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मारना तो स्कॉट को था, परंतु गलती से मारा कौन गया? स्कॉट का सहायक जिसका नाम था सारडस। ध्यान दीजिए, स्कॉट का सहायक सारडस मारा गया। इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। ध्यान दीजिए, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 को। ध्यान दीजिए, परंतु दोस्तों चंद्रशेखर आजाद तो अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए, अर्थात ये तो भाग गए। अब पकड़ में कौन है? एक तो भगत सिंह और एक राजगुरु। ध्यान दीजिए, तो इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और तीसरा ध्यान दीजिए सुखदेव जो कि HRA का सदस्य था, इनको भी साथ में चपेट में ले लिया क्योंकि ये भी इनका साथी था। तो इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। तो लाहौर के अंदर इनको क्या कर दिया? फांसी की सजा दे दी गई थी। और फांसी की सजा कब दी? 23 मार्च 1931 को। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, आप विशेष ध्यान देना। इस तारीख को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों व्यक्तियों को फांसी की सजा लाहौर के अंदर दे दी। इसका आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब सारडस हत्याकांड के अंतर्गत इन व्यक्तियों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बंदी बना लिया और फांसी की सजा सुना दी, तब चंद्रशेखर आजाद तो भाग गए थे, अंग्रेजों के पकड़ में आए नहीं और ये सीधे कहाँ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 1931 में गए थे।
1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए चंद्रशेखर गए थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आज़ाद को रुकने के लिए कहा, अर्थात इंतज़ार करने के लिए कहा। मैं आपसे कहते हैं कि 3 बजे का समय दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, परंतु इतिहास में कुछ ऐसा भी कहा गया है कि इसी समय कोई भारतीय बड़े नेता का संदेश पाकर, अर्थात भेदिए का संदेश पाकर लखनऊ के पुलिस अधीक्षक, ध्यान दीजिए, लखनऊ के पुलिस अधीक्षक जिसका नाम था नाट बाबर, क्या नाम है, नाट बाबर, इसका नाम आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। संदेश पाकर पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने पार्क को घेर लिया था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने क्यों गए थे, तो ध्यान दीजिए, तीनों की फांसी रुकवाने हेतु, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, तीनों की फांसी रुकवाने हेतु। 3 कौन से, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों की फांसी रुकवाने हेतु इरविन वो गांधी के मध्य जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। इसका भी आप विशेष ध्यान देना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी जी और इरविन से आग्रह करने के लिए कहा, किसको, पंडित नेहरू को कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने कि इन तीनों की फांसी रुकवाओ, या तो आप इनको उम्र कैद में बदल दो या इनको फ्री कर दो, जैसे भी करो पर फांसी मत दो। परंतु गांधी जी ने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसका भी आप विशेष ध्यान देना, गांधी जी ने इरविन के सामने जो मांगे रखी थी उसमें इन तीनों के लिए एक भी शब्द नहीं बोला गांधी जी ने। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी की आलोचना भी की गई है कि ऐसे अपने देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए इतना कुछ किया, फिर भी गांधी जी ने इनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। जब गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन के अंदर इरविन ने भाग लेने के लिए राजी किया था, 5 मार्च 1931 को गांधी जी से समझौता किया, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो इसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित नेहरू से कहा कि आप गांधी जी से और इरविन से रिक्वेस्ट करो कि इनकी फांसी माफ़ की जाए, परंतु गांधी जी ने इनके प्रति एक भी शब्द नहीं बोला। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना। और दूसरा उद्देश्य क्या था चंद्रशेखर आज़ाद का पंडित नेहरू से मिलने का, नेहरू से वित्तीय मदद लेना, वित्तीय मदद लेकर आगे क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखें। इसलिए वित्तीय अर्थात धन की आवश्यकता थी चंद्रशेखर आज़ाद को। तो आगे ध्यान दीजिए, वापिस इस मुद्दे पर अपन आ जाते हैं। लखनऊ के पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने भेदिए का संदेश पाकर पार्क को घेर लिया था। तब चंद्रशेखर आज़ाद और इस पुलिस अधीक्षक नाट बाबर की सेना के मध्य मुठभेड़ हुई थी। तो दोनों के बीच में ध्यान दीजिए गोलियां भी चली थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद के पास आखिरी गोली बची, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा कि अब ये तो मार तो वैसे ही देंगे। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं जिंदा तो कम से कम नहीं पकड़ में आऊं। तब क्या किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर मार दी। ध्यान दीजिए, कनपट्टी पर मार दी और चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए, अर्थात हमेशा के लिए ये अमर हो गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। अंग्रेज सरकार आज़ाद को जीवित रहते हुए नहीं पकड़ सकी, इसका भी आप ध्यान देना। अंग्रेज सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को जीवित रहते हुए पकड़ नहीं सकी थी। दोस्तों, ऐसे थे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद।
तो दोस्तों मेरा चंद्रशेखर आज़ाद पर आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ताकि इस निःशुल्क क्लास का वे फ़ायदा भी उठा सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल जाए और आप उनको देख सके। धन्यवाद दोस्तों।